हेलो फ्रेंड्स, बीबीजे एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। मैं अंकित बिंजवा आपके लिए आज लेकर आए हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, हम इसको आज शुरू करेंगे और इसके पहले भी हम कुछ आयोगों के बारे में बात कर चुके हैं। जैसे महिला आयोग के बारे में हम बात कर चुके हैं, महिला आयोग हो चुका है, मानव अधिकार आयोग हो चुका है। ये आयोग हम इसके पहले बात कर चुके। आज हम लेकर आए हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग। हम वैसे ही जानेंगे जैसे हम पहले जानते आए हैं, है ना, आसान फ्लो चार्ट के माध्यम से, और बिंदुवार हम इसके बारे में जानकारी निकालेंगे। ठीक है, ये सभी मध्य प्रदेश की परीक्षा में पूछे जाते हैं और 10वीं यूनिट को हम कवर कर रहे हैं पूरी। इसमें हम जितने भी आयोग है ना, इसमें हम जितने भी आयोग है लगभग 15 से 18 आयोग के बारे में इसमें जानकारी दी गई है और 15 से 18 आयोग हम इसके अंदर पूरे कवर करेंगे। ठीक है, तो आज चलते हैं आज हम हमारे टॉपिक की तरफ। देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, है ना, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ये केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब इसके अंतर्गत क्या बोला गया? इसके अंतर्गत सबसे पहले पहले बात बोली गई, ये किसके अंतर्गत आया? बाल, किसके अंतर्गत आया? बाल अधिकार संरक्षण, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम। याद रखिएगा, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसे लाया गया। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसे प्रस्तुत किया गया। किसने? केंद्र सरकार ने प्रस्तुत करा। अब इसके अंदर 3 स्तर पर इसे बनाने की घोषणा की गई कि इसे कितने स्तर पर बनाया जाएगा? 3 स्तरों पर बनाया जाएगा। सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर, है ना, राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा होगा? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, है ना। फिर दूसरा होगा राज्य स्तर पर, दूसरा होगा राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, और जिला स्तर पर बनाया जाएगा, है ना। तीसरा भाग होगा किस स्तर पर? जिला स्तर पर। लेकिन जिला स्तर पर क्या बनाया जाएगा? इसमें बालक न्यायालय। क्या बनाया जाएगा? बालक न्यायालय। बालक न्यायालय की स्थापना की जाएगी, जिसमें बच्चों से संबंधित, बालकों से संबंधित जो भी घटनाएं होती है, उनके नवाचार के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनको पोषण के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए जितने भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उनके बारे में ये कार्य करेगा। ठीक है, लेकिन एक बात यहां पर जाने, ये प्रत्येक राज्य में, है ना, नहीं है। अगर हम बात करें प्रत्येक राज्य की, तो हर राज्य में ये आयोग नहीं है। प्रत्येक राज्य में ये आयोग नहीं है। यदि जिन राज्यों में ये आयोग नहीं है, वो कहां से कार्य करेंगे? वो कहां कार्य करेंगे? केंद्र से। वहां पर केंद्र की ही सभी संस्तुतियां मानी जाएगी और केंद्र वहां पर कार्य करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। बाल अधिकार आयोग करता क्या है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, है ना, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करता है और उनकी सुकुमार अवस्था के लिए, संरक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने बात करी सुरक्षा, है ना, उनके अधिकारों की सुरक्षा। किस चीज की सुरक्षा? उनके अधिकार जो भी है, उन्हें जो अधिकार मिलना चाहिए उनकी सुरक्षा। जैसे शिक्षा पाने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार है उनके, उन्हें, है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये सभी अधिकार उन्हें प्राप्त होंगे। और उनकी सुकुमार अवस्था तक, है ना, सुकुमार अवस्था में जो संरक्षण प्रदान किया जाएगा वो भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अब अपन आयोग के बारे में बात करते हैं, है ना। ये जो आयोग है ये कैसे बना, इसका गठन कैसे हुआ, इसमें कौन कौन शामिल है, उसके बारे में हम जानकर निकालते। देखिए, सबसे पहले हम बात करते आ रहे हैं शुरू से ही, कौन सी चीज की? सांविधिक निकाय, है ना। कैसे निकाय? सांविधिक निकाय। सांविधिक निकाय ऐसे निकाय जो होते हैं जो विधि द्वारा बनाए जाते हैं। संसद एक विधि बनाती है ना, विधि बनाती है, उसे संसद में पेश करती है और वो कानून का रूप ले लेता है, वो कानून बन जाता है ना। जब वो कानून बन जाता है, जब वो कानून बन जाता है तो पूरे देश में उसे लागू कर दिया जाता है। कानून बन जाने के बाद उसे पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। इसके पहले हमने देखा था कि किस आधार पर है? बालक, है ना, बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम, बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के आधार पर इसे बनाया गया। ठीक है, कब बनाया गया? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के आधार पर इसे बनाया गया। ठीक है, अब इसकी स्थापना बनाया किसने? संसद द्वारा, है ना। संसद विधि कौन बनाएगा? संसद बनाएगी और संसद द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, यदि हम इसके किसकी बात करें? प्रथम गठन की,
किसकी, प्रथम गठन की, कि सबसे पहले कब ये आयोग बनाया गया, तो ये आयोग बनाया गया 5 मार्च 5 मार्च 2007 को सर्वप्रथम ये बनाया गया। अधिनियम कब पास हो चुका था, 2005 में। इसके क्रियान्वयन करते करते मतलब क्या हुआ, क्रियान्वयन अर्थात उसके बारे में सभी लोगों को इकट्ठा करते हुए, सभी अधिकारियों की नियुक्ति करते हुए, उसके बारे में जो प्रमाण होते हैं उसकी कार्यविधि संचालन के लिए सब कुछ बनाते हुए कब, कितना समय हो गया उसको, 2007 तक में ये बनकर सामने आ सका। ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं मंत्रालय, किसकी बात करें, मंत्रालय की, तो इसमें वही मंत्रालय है जो पहला महिला आयोग में था। कौन सा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, है ना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। यही मंत्रालय क्या करेगा, इस आयोग के लिए भी कार्य करेगा जो महिला आयोग के लिए कार्य कर रहा था। ठीक है। गठन किसने करा, यदि संसद कर रही है मतलब कौन कर रही है, केंद्र सरकार, है ना, केंद्र सरकार द्वारा इसका गठन किया जाएगा। यदि राज्य चाहे तो इसका गठन कर सकते हैं, राज्य चाहे तो इसका गठन कर सकते हैं। ठीक है। तो वो राज्य बाल अधिकार आयोग कहलाएगा। यदि हम इसके मुख्यालय की बात करें, है ना, मुख्यालय, तो सामान्य रूप से सभी केंद्रीय आयोगों के मुख्यालय, है ना, दिल्ली में ही होते हैं, है ना, दिल्ली में ही, है ना, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय होगा। और अंतिम रूप से हम एक और आखिरी पॉइंट इसमें देखते हैं कि प्रमुख बिंदुओं में जो आयोग से संबंधित है, इसके अध्यक्ष, है ना, अध्यक्ष की बात करें, है ना, तो प्रथम अध्यक्ष देख लेते हैं हम। उसके बाद में आगे भी बताऊंगा कि इसके वर्तमान अध्यक्ष के बारे में भी बात करेंगे। यहां पर है शांता सिन्हा। शांता सिन्हा क्या है, इसकी प्रथम अध्यक्ष के रूप में है ना, जो कार्य करते हैं इसके लिए। ठीक है। और वर्तमान की बात करें तो प्रियंक कानूनगो कौन है, वर्तमान की बात करें तो वो कौन है, प्रियंक कानूनगो। ये क्या है, वर्तमान इसके अध्यक्ष है ना, ये वर्तमान अध्यक्ष है इसके, है ना। तो दोनों के बारे में हमने बात करी यहाँ पर। ठीक है। अब आयोग से आगे हम चलते हैं, ये आयोग के बारे में जानकारी थी। ठीक है। एक बात और छोटी सी हम जान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। आयोग के जो मुख्य उद्देश्य है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो विधियां क्या की जाती है, जो विधियां बनाई जाती है ना, जो नीतियां बनाई जाती है ना, जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं। सबसे पहले हमने बात करी विधि की, फिर हमने बात करी नीति की, है ना, नीतियां जो बनाई जाती है और जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं, है ना, और क्या बनाया जाता है, प्रशासनिक तंत्र, है ना, प्रशासनिक तंत्र जो बाल सुधार के लिए बनाया जाता है ना, उसके अनुकूल बनाए। इन सभी चीजों को क्या करे, अनुकूल बनाए। और भारत के संविधान, है ना, भारत के संविधान तथा साथ ही संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन में प्रतिपादन किए गए सभी भागों को यहां पर लागू करे, है ना, कि भारत के संविधान में जो भी भाग दिए हुए हैं और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन में जो भी भाग दिए हुए हैं और उनके प्रावधान दिए हुए उनको संपूर्ण भारत में लागू करे, जिससे क्या हो, बच्चों की स्थिति, बालकों की स्थिति क्या हो, में सुधार हो, बच्चों की स्थिति में, बालकों की स्थिति में सुधार हो। ये कार्य करता है हमारा क्या, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है। आगे चले, इसके बारे में और जानकारी निकालते। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं गठन, है ना। यदि हम सबसे पहले गठन की बात करते हैं तो मुख्य बिंदु यहां पर आ जाता है केंद्र द्वारा गठन किया जाएगा। और चाहे तो राज्य भी गठन कर सकते, है ना, राज्य भी गठन कर सकते हैं, लेकिन सभी राज्यों में अभी वर्तमान में बाल आयोग नहीं है, सभी राज्यों में ये बाल आयोग नहीं है। यहां पर ये स्टार मार्क करके रखिएगा। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं केंद्र सरकार द्वारा तो गठन किया जाता है ना, केंद्र सरकार द्वारा इसका गठन किया जाता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों को इसके अंतर्गत क्या करना पड़ेगा, लागू करना पड़ेगा, है ना। उनको देखिए, अब गठन तो किया, लेकिन गठन सबसे पहला होता है अंगीकार। अंगीकार मतलब क्या हुआ कि जब किसने
संसद ने क्या करा, पास करा पूरी तरीके से। संसद ने इसको कब पास करा, 20 नवंबर 1989 में संसद द्वारा इसे पास कर दिया गया था, है ना। 20 नवंबर 1989, है ना, को इसे संसद द्वारा पास कर दिया गया था। और 2 सितंबर 1990, 2 सितंबर 1990 को क्या किया गया, इसे लागू किया गया। 2 सितंबर 1990 को इसे लागू किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लागू कर दिया मतलब क्या हुआ कि कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जो बालकों के संरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें लागू कर दिया गया। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1992, यानी 11 दिसंबर 1992, है ना, को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, है ना, राष्ट्रपति के इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर प्रावधानों को लागू तो किया गया था, क्योंकि संसद द्वारा बोल दिया गया था, क्योंकि कुछ प्रावधानों को लागू कर दिया जाता है उस आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर हस्ताक्षर हुए कब, 11 दिसंबर 1992 में, है ना। अब जो एक्ट बनकर आया, वो एक्ट कब बनकर आया हमारा, 2005। एक्ट बनकर आया हमारा पूर्ण रूप से कब, 2005 में। और इसे हम लागू कर पाए पूरे आयोग को बनाकर 2007। पूरे पूर्ण आयोग को हमने बनाया, जिसमें सदस्य भी शामिल हो गए, और सभी को मिलाकर हमने जब बना पाए तो वो कब तक संपूर्ण प्रक्रिया शामिल हो गई, 2007 तक ये संपूर्ण प्रक्रिया का क्रियान्वयन हुआ, और हमारा क्या हुआ, एक आयोग उभर कर सामने आया, है ना, जो क्या करेगा, इन प्रक्रियाओं का संचालन करेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम आयोग की संरचना की तरफ। आयोग की संरचना देखते हैं। तो आयोग की संरचना में कितने सदस्य होंगे, 7 सदस्य। आयोग की संरचना की बात करते हैं तो उसमें कितने होंगे, 7 सदस्य होंगे, ठीक है। इसके अंदर 7 सदस्य के अलावा अन्य अन्य कौन होगा, इसके अंदर सचिव होगा, है ना, अन्य सचिव होगा। ये प्रशासनिक अधिकारी होता है जो सभी रिपोर्टों को क्या करता है, जो भी रिपोर्ट ये बनाएंगे उसको पब्लिश करेगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, एक सचिव होगा यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी होगा, इन 7 सदस्यों से अलग होगा, ठीक है। इसमें जो सदस्य दिए वो उसमें क्या होगा, एक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा एक व्यक्ति, ठीक है। और उसके बाद बचे अन्य 6 सदस्य, है ना। इसमें अन्य कितने सदस्य बच गए, 6 सदस्य बच गए। 6 सदस्य में से, है ना, 6 सदस्य में से, सॉरी, 6 सदस्य में से क्या होगा, 2 महिलाएं, है ना। ये 2 महिलाएं क्या है, आवश्यक है, 2 महिलाएं होना आवश्यक है। यहाँ पर 2 महिलाएं इसके अंतर्गत होगी ही होगी। यहाँ पर अध्यक्ष महिला या पुरुष दोनों हो सकता है, ठीक है। और इन 6 सदस्यों में से 2 क्या होनी चाहिए, महिला होनी ही चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों में लड़कियां भी है, लड़के भी है, छोटे बालक बालिकाएं दोनों हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो, सभी का समान अधिकार भी हो जाए उसमें, और बच्चे महिलाओं से ज्यादा ही अच्छे से बात करते हैं, इसीलिए ये आयोग क्या करेगा, और महिलाओं को ज्यादातर पता होता है, इस आधार पर ही क्या होगा कि वो अपनी बातें खुलकर रख सकेंगे, अपनी समस्याओं को बता सकेंगे, है ना। और इस आधार पर क्रियान्वयन किया जाएगा, ठीक है। इसमें सचिव सदस्य जो होता है वो अलग अलग होगा, और वो कौन सा अधिकारी होगा, वो प्रशासनिक अधिकारी होता है, ठीक है। लेकिन आगे की तरफ देखते हैं कि इनकी नियुक्ति जो होती है ना, इन सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो किस आधार पर की जाती है। देखिए, इनकी नियुक्ति जो होती है वो किस आधार पर की जाती है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यदि नियुक्ति है तो यहाँ पर 3 सदस्यीय क्या होगा, एक चयन समिति बनेगी, 3 सदस्यीय चयन समिति बनेगी, है ना, 3 सदस्यीय चयन समिति बनेगी, और उसकी सिफारिश के आधार पर, है ना, लिखना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि सिफारिश के आधार पर ये चयन समिति क्या करेगी, सिफारिश करेगी, मतलब ये एकदम कंफर्म नहीं है, ना, ये सिफारिश करेगी कि इन लोगों को क्या किया जाए, इस आयोग में रखा जाए, ठीक है। अब इस चयन समिति की क्या हो जाएगी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का अधिकारी जो मंत्री होता है ना, एक मंत्री है, कौन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जो मंत्री होगा वो, है ना, क्या हो जाएगा, इसका अध्यक्ष होगा। महिला एवं बाल विकास
मंत्रालय का जो मंत्री होगा वो क्या हो जाएगा, इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होंगे, एक तो ये सदस्य हो गया, फिर दो अन्य सदस्य होंगे, है ना। इसके अंतर्गत क्या होंगे, दो अन्य सदस्य होंगे जो केंद्र द्वारा नियुक्त करेंगे। कौन करेगा, केंद्र इनको नियुक्त करेगा। यहाँ पर एक मंत्री तो हो ही गया है, और ऐसे दो सदस्य जो ऐसे सदस्यों को किया जा सकता है जहां पर क्या हो, उन्हें अच्छा नॉलेज हो बच्चों के बारे में, है ना, बच्चों के संरक्षण के लिए उन्होंने कार्य किया हो, है ना। और एक हो भी सकता है, एक शिक्षाविद हो सकता है यहाँ पर, एक स्वास्थ्य से संबंधित एक व्यक्ति हो सकता है, एक मनोविज्ञानी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर हो सकता है जिसे किस आधार पर लिया जाए, इन दो व्यक्तियों को इस आधार पर लिया जा सकता है जो इसके लिए कार्य करेंगे। ठीक है, सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा तो की जाएगी, है ना। ये तो किसकी हो गई, 3 सदस्यीय समिति। ये किसको चुनेगी, अध्यक्ष को, है ना। ये समिति चुनेगी अध्यक्ष को, और यही समिति क्या चुनेगी, सदस्यों को। यही समिति क्या करेगी, सदस्यों को ही चुनेगी, और यही पूरी प्रक्रिया होगी। उसके अंदर ये एक अध्यक्ष होगा और दो अन्य सदस्य होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, है ना। और केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इन सभी सदस्यों को अपने पद पर रखेगी। ये भी याद रखिएगा कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, है ना, कितने सदस्यों को इसके अंतर्गत चुना जा रहा है। तो टोटल 7 सदस्यों को इसके अंतर्गत चुना जाएगा, जिसमें एक अध्यक्ष हो जाएगा और 6 सदस्यों को चुना जाएगा। यहां से सदस्यों को चुनने के लिए भी एक समिति बनाई जाएगी। उसके अंतर्गत कितने सदस्य होंगे, 3 सदस्य होंगे, और उसमें अंदर एक महिला एवं बाल विकास अधिकारी होगा, और दो अन्य सदस्य होंगे। ये सभी मिलकर क्या करेंगे, इन सभी 7 सदस्यों का चुनाव करेंगे। इन सदस्यों में से इन सदस्यों को जो चुना जाएगा उसके अंदर 2 फीमेल होना आवश्यक है, 2 महिलाएं अधिकारी होना आवश्यक है। ठीक है, अगले प्रावधान की तरफ बढ़ते हैं हम इसमें। ठीक है, और एक मिनट, एक चीज और देख लेते हैं, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि यहां पर, है ना, यहां पर एक बात और की गई है कि यदि इन सदस्यों को, है ना, कार्यकाल भी तो देख लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, बात कर लेते हैं इन सदस्यों को जो चुना जाना है, इन सदस्यों को चुना जाना है। तो इसमें जो अध्यक्ष होगा, अभी मैंने आपको बताया था, अध्यक्ष किस आधार पर चुना जाएगा, अध्यक्ष उस आधार पर चुना जाएगा कि उन्होंने बाल कल्याण के लिए कार्य किया हो, है ना, उन्होंने बाल कल्याण के लिए कार्य किया हो, है ना, बालकों से संबंधित कोई भी कार्य किया हो, है ना, तो उन व्यक्तियों को चुना जाएगा। उसके अलावा जो 6 सदस्य है ना, उनके अलावा जो 6 सदस्यों की बात की जा रही है, उनके लिए ये कंपलसरी योग्यताएं देता है। उनके लिए क्या देता है, कंपलसरी योग्यताएं देता है कि उस आधार पर ही इन्हें चुना जाएगा। योग्यताएं सुनिए, सबसे पहला होगा शिक्षा। एक शिक्षाविद होना चाहिए, एक शिक्षक होना चाहिए जो क्या करे, शिक्षा के संबंध में क्या क्या कर सके, वहां पर जानकारी दे सके। ठीक है, दूसरा व्यक्ति होगा बाल अधिकार के बारे में जानता होगा, बाल अधिकार और कल्याण, है ना, बाल अधिकार के बारे में जानता होगा, बाल कल्याण के बारे में उसे जानकारी होगी, पूर्ण जानकारी होगी। ठीक है, तीसरा व्यक्ति जो होगा किशोर न्याय, है ना, किसके बारे में जानता होगा, किशोर न्याय और देखभाल, किशोर न्याय और देखभाल संबंधित क्या हो, उसे जानकारी हो कि किशोर न्याय के बारे में जो न्यायालय में व्यवस्थाएं होती है उसके बारे में उसे जानकारी होना चाहिए, है ना। चौथे व्यक्ति को बताया जाएगा जो बाल श्रम से संबंधित है ना। चौथा व्यक्ति जो होगा बाल श्रम से संबंधित, जैसे बाल श्रम हो गया, तनाव से बच्चों को दूर करना, ठीक है, और उसका उन्मूलन करना, उससे, है ना, से संबंधित व्यक्ति होगा जो इस आधार पर कार्य करेगा। फिर उसके बाद एक मनोविज्ञानी होना चाहिए, एक मनोविज्ञानी उसके अंतर्गत शामिल होना चाहिए जो मनोदशा को पहचानता हो। ठीक है, या फिर मनोविज्ञानी बात कर सकते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं सामाजिक विज्ञानी। मनोविज्ञानी की बात कर लो या सामाजिक विज्ञानी बात कर लो, दोनों में से, क्योंकि ये समाज की स्थिति जानते हैं, मन की स्थिति जानते हैं कि किस आधार पर कुछ किसी की प्रताड़ना की जा रही है तो वो किस आधार पर हो सकती है। ठीक है, और आखिरी व्यक्ति और महत्वपूर्ण होगा जो जानता हो बाल कानून के बारे में। किस बारे में, बाल कानून के बारे में ये व्यक्ति जानता हो। ये भी याद रखिएगा, शिक्षा, बाल कल्याण,
बाल अधिकार और कल्याण के बारे में, किशोर न्याय और उनकी देखभाल, बाल श्रम और तनाव से मुक्ति के लिए, मनोविज्ञानी या समाज विज्ञानी, और आखिरी आता है हमारा हमारा बाल कानून को जानने वाला व्यक्ति। वो ये 6 व्यक्ति होंगे, वो ये 6 व्यक्ति होंगे। और यहाँ पर जो अध्यक्ष होगा वो क्या होगा, बाल कल्याण के लिए कार्य करता हुआ आया है। ठीक है। इन्हीं व्यक्तियों को, ये तो कंपलसरी है कि इन्हीं व्यक्तियों को क्या किया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, इसका सदस्य बनाया जाएगा, जिन्हें इन सब चीजों में महारत हासिल है। ठीक है, शिक्षा, बाल कल्याण, किशोर न्याय, बाल श्रम, मनोविज्ञानी, समाज विज्ञानी और बाल कानून, इस आधार पर ही क्या किया जाएगा, उन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपन इनका कार्यकाल, है ना। इनका कार्यकाल बहुत ही सिंपल सी चीज है, अभी तक हम देखते आए हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा पिछले के आधार पर। सबसे पहले हम बात करें 3 वर्ष और 65 वर्ष। 3 वर्ष और 65 वर्ष के बारे में जानते हैं। ये कौन है, अध्यक्ष। अध्यक्ष के बारे में बात करें तो 3 वर्ष और 65 वर्ष, इनमें से कोई भी आयु वो पहले पूरी कर लेता है ना, कोई भी चीज पहले पूरी कर लेता है, तो उस आधार पर क्या कर लिया जाएगा, अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देना होगा। यदि हम बात करते हैं, हम हर बार समझाता आया हूं आपको, यदि 64 ना 64 वर्ष की उम्र में कोई क्या बन रहा है, अध्यक्ष बन रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, 64 और 65 2 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए ही रहेगा। तो वो कौन सी आयु पूरी कर चुका है, अपनी ये वाली कंडीशन को फुलफिल कर चुका है। और यदि वो 61 साल में बनता है, ठीक है, तो 61, 62 और 63 में वो क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा, क्योंकि ये वाली स्थिति वो पूर्ण कर चुका है। तो इस आधार पर ही उन्हें बनाया जाएगा। या तो वो 3 वर्ष पहले हो जाए कार्य करते करते, या तो 65 वर्ष की उम्र हो जाए उसकी, उस आधार पर उसे क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। वैसे ही सदस्य की बात करें, तो सदस्यों का भी थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पर 3 वर्ष तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 60 वर्ष की आयु, है ना। यदि वो 60 वर्ष की आयु क्या कर लेता है, पहले पूर्ण कर लेता है, ठीक है, तो वैसे ही हो गया जैसे यहाँ पर मैंने बताया था। तो यहाँ पर क्या हो गई, उसकी आयु 60 वर्ष हो जाएगी। तो यदि वो कार्य करना शुरू करता है 59 पे, तो 59 और 60 2 साल कार्य करेगा और रिटायर हो जाएगा। यदि 55 से करता है तो 55, 56, 57, तो 3 वर्ष की आयु पूरी करेगा और रिटायर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, इस आधार पर उनकी क्या कर दी गई, नियुक्ति कर दी गई है ना। किस आधार पर, पहला 3 वर्ष और 65 वर्ष अध्यक्ष के लिए, और 3 वर्ष और 60 वर्ष की आयु किसके लिए, सदस्य के लिए। दूसरा एक और प्रावधान के बारे में बात करते, पुनर्नियुक्ति, है ना। किसके बारे में, पुनर्नियुक्ति। क्या इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है, हाँ हो सकती है। पुनर्नियुक्ति क्या की जा सकती है, हो सकती है, लेकिन 2 कार्यकाल के लिए, 2 कार्यकाल, ठीक है, 2 कार्यकाल के लिए इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। सपोज हम मानते हैं कि अध्यक्ष कितने साल के पर, 55 साल का है अध्यक्ष, और वो क्या हुआ, अपने पद पर आया है, तो 55, तो कंडीशन होगी 55, 56, 57, तो पहला कार्यकाल 57 तक कंप्लीट हो जाएगा उसका, ठीक है। तो 57, 58, 59 तक उसका दूसरा कार्यकाल कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा सिर्फ 2 कार्यकालों तक क्या हो सकते हैं, पुनर्नियुक्त हो सकते हैं। पहली बार नियुक्ति, दूसरी बार नियुक्ति। और अब इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही व्यक्तियों का, अध्यक्ष हो या सदस्य हो, दोनों को ही क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। और यहाँ से वैसे ही 3 साल के अंतर्गत नए सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। 2 कार्यकालों से ज्यादा के लिए इन्हें नहीं रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं त्याग पत्र और पद मुक्ति के बारे में। त्याग पत्र, अब यदि यहाँ पर दोनों चीज याद रखिएगा, त्याग पत्र मतलब खुद से देगा, तो खुद से किसको देगा, केंद्र सरकार को। खुद से यदि देता है तो वो किसको देगा, केंद्र सरकार को देगा, है ना। और उसके बाद होता है पद मुक्ति, है ना, या तो इसको बोल सकते हैं पदच्युत करना, है ना, पदच्युति। यदि इस आधार पर हम बात करते हैं तो ये किसे देगा, आधार बनाया जाएगा। इसके आधारों के बारे में बात की जाती है तो आधार मैंने बहुत सारी और बहुत बार बता चुका हूं, है ना। साबित कदाचार के आधार पर, असमर्थता के आधार पर, दिवालिया होने पर, है ना, क्या पदावधि घोषित होने पर, है ना, पदावधि घोषित होने पर, यदि पदावधि उसकी हो चुकी घोषित और कार्यकाल खत्म हो गया तो क्या कर देगा, पद पर नहीं रहेगा। कोई विकृति या विकृत चित्त का होने पर, नैतिक
अनैतिक कार्य करने पर, है ना, अनैतिक कार्य करने पर, है ना, लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर भी इसे क्या किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, पद से हटाया जा सकता है, लेकिन जिन भी आधारों पर इन्हें हटाया जा रहा है उसके बारे में उसे बताया जाएगा और क्या किया जाएगा, उसको पर्याप्त सुनवाई का भी अधिकार दिया जाएगा कि वो अपने पॉइंट भी रख सकता है कि उन्हें नहीं हटाया जाए पद से, है ना, पद से नहीं हटाया जाए, उस आधार पर भी वो अपनी क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। ठीक है, अध्यक्ष या सदस्य का पद रिक्त होने पर 90 दिनों के भीतर, है ना, 90 दिनों के भीतर उनकी नियुक्ति की जाएगी, है ना, नियुक्ति की जाएगी। जैसे अध्यक्ष क्या हो गया, अध्यक्ष ने 2 साल 55 वर्ष का है ना, अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, 55 वर्ष का है ना, लेकिन 55 और 56 2 साल के लिए उसने कार्य करा, 2 साल के लिए उसने कार्य करा है, लेकिन उसे किसी न किसी आधार पर क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो जो नया अध्यक्ष चुना जाएगा तो वो मात्र 1 साल के लिए चुना जाएगा, बचे हुए कार्यकाल के लिए नया अध्यक्ष चुना जाएगा, वो पूर्ण कार्यकाल के लिए चुना नहीं जाएगा। जैसे अभी कार्यकाल कितना बचा है इसमें से, 1 वर्ष का, तो जो नया होगा वो कितना कार्यकाल रहेगा, 1, है ना, और यदि इस नए को वापस से चुना जाता है तो फिर इसका कार्यकाल शुरू होगा यहां से। ठीक है, तो इसके पद की स्थिति आ जाएगी, तो नए कार्यकाल में ही अपने पूरे कार्यकाल के लिए काम करेगा 3 वर्ष के लिए। ठीक है, 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पूर्ण करता है। ऐसा अध्यक्ष और सदस्य दोनों के बारे में है कि अध्यक्ष को भी ऐसा हो जाता है, यदि कोई सदस्य है वो चला गया और वो 1 साल का कार्यकाल करके गया है तो दूसरा सदस्य उसके लिए 2 साल के, अगला सदस्य जो आएगा वो 2 साल का कार्यकाल अपना निपटाएगा इसके आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, वेतन भत्ते के बारे में बात कर लेते हैं। सामान्य रूप से हमें पता ही कि केंद्र सरकार चला रही है तो वेतन भत्ते कौन देगा, केंद्र सरकार देगी, है ना, केंद्र सरकार द्वारा पूरे वेतन भत्ते दिए जाएंगे। ठीक है, और एक और चीज आपको हमेशा पता है कि यदि किसी अधिकारी को पद पर नियुक्त कर दिया जाता है किसी आयोग के, तो अलाभकारी, है ना, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता, उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता। यदि उसकी नियुक्ति के समय उसकी सैलरी होती है 25,000, यदि उसकी सैलरी होती है 25,000 तो उसके 3 वर्ष के कार्यकाल में कभी भी उसकी सैलरी इससे कम नहीं होगी, है ना। लाभकारी परिवर्तन हो सकता है 25 से 30 हो सकती है ना, लेकिन अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। यदि हमको राजस्व में पैसे कम पड़ रहे हैं, यदि लग रहा है कि इनका वेतन घटाया जाए, तो ये 3 साल का कार्यकाल खत्म होने के पश्चात ही क्या हो जाएगा, इसकी सैलरी 20,000 कर दी जाएगी। अगला जो सदस्य चुना जाएगा, जो अगला सदस्य होगा या फिर अध्यक्ष होगा, उसकी सैलरी ये वाली होगी। तो पद पर रहते हुए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सभी मुख्य रूप से सभी जगह ये प्रावधान होता है। ठीक है, अब आते हैं आयोग के प्रतिवेदन, है ना, आयोग के प्रतिवेदन के बारे में बात करते हैं। तो आयोग के मुख्य प्रतिवेदन है ना। तो ये प्रतिवेदन मतलब क्या होगा, रिपोर्ट, प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट किसको देगा, केंद्र को देगा, है ना, रिपोर्ट किसको देगा, केंद्र को देगा। अब केंद्र सरकार के साथ यदि ये किसी राज्य के लिए स्पेशल है तो राज्य सरकार को भी रिपोर्ट देगा, है ना, किसी राज्य के लिए ये डाटा निकालती है तो केंद्र को तो देगा ही, राज्य को भी उसकी रिपोर्ट पहुंचाएगा कि आपके राज्य में बालकों की स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये रिपोर्ट तो आ गई, है ना, ये रिपोर्ट तो यहां पर आ चुकी है। उसके अलावा इस रिपोर्ट के बारे में एक और बात हम करेंगे। देखो, रिपोर्ट 2 प्रकार की, है ना, यदि रिपोर्ट के बारे में बात करें तो ये रिपोर्ट कितने प्रकार की होगी, 2 होगी, है ना। सबसे पहले होगी वार्षिक, पहली रिपोर्ट का प्रकार होगा वार्षिक, और दूसरा होगा विशेष। दूसरी रिपोर्ट क्या होगी, विशेष। देखो, वार्षिक और विशेष के बारे में हम जान लेते हैं। तो वार्षिक रिपोर्ट में क्या करेगा, सभी, है ना, सभी जानकारी देगा। यदि वो शिक्षा के बारे में पूछा गया है ना, सभी पॉइंट शिक्षा के बारे में कार्य कर रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा है, पोषण के बारे में बात कर रहा है ना, और भी अन्य के बारे में यदि बात कर रहा है तो सभी रिपोर्ट के अंतर्गत आएगी, है ना। ये वार्षिक रिपोर्ट के अंतर्गत सब कुछ सम्मिलित होगा। ठीक है, लेकिन जो विशेष रिपोर्ट दी जाएगी, विशेष रिपोर्ट एक किसी विशेष पॉइंट पर मांगी जा सकती है। विशेष पॉइंट पर कैसे मांगी जा सकती है, या तो वो मांग लेगा शिक्षा का डाटा कि बाल शिक्षा के लिए आपने क्या क्या कार्य किए और कहां पर कौन कौन सी योजनाएं चल रही है ना, कहां पर कौन सी योजनाएं चल रही है इसके बारे में,
है ना। और यदि वो मांगता है स्वास्थ्य के लिए, यदि स्वास्थ्य के लिए मांगता है तो किस क्षेत्र में कितने कुपोषित बच्चे हैं, है ना, उनको पोषण कितना आहार दिया जा रहा है, क्या आपने मध्याह्न भोजन की व्यवस्था कर रखी है, स्कूलों में भोजन की क्या व्यवस्था है और वो अच्छा है कि नहीं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट क्या हो सकता है, विशेष रिपोर्ट में आ सकती है, और ये विशेष रिपोर्ट कभी भी मांगी जा सकती है। ये वार्षिक रिपोर्ट मतलब एक वर्ष के अंतर्गत देगा, विशेष रिपोर्ट क्या होगा, विशेष आग्रह पर क्या देगा, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, और इसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं है ऐसा, है ना, वो अपनी रिपोर्ट बनाकर कभी भी प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, अब देखो ये रिपोर्ट तो आ गई, है ना, ये रिपोर्ट जैसे दी कौन सी, वार्षिक रिपोर्ट। ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट दी, एक साल के अंतर्गत दी, है ना। अब क्या हो जाएगा, एक वर्ष के भीतर, एक वर्ष के भीतर, ठीक है, हाँ, एक वर्ष के भीतर क्या कर देगा, इसको संसद के, इसको संसद के समक्ष रखेगा, है ना। यदि संसद के समक्ष रखो, या और क्या कर देगा, यदि राज्य में गई है तो राज्य विधानमंडल, है ना, राज्य विधानमंडल के अधीन इसको क्या करेगा, रिपोर्ट को रखा जाएगा, और इसके ऊपर एक साल के अंतर्गत ही इनको, है ना, एक साल के अंतर्गत ही पूरी कार्यवाही को अंजाम देना होगा। इसके अंतर्गत एक वर्ष के अंतर्गत पूरी कार्यवाही को अंजाम देना होगा, क्योंकि ये बालकों से संबंधित मुद्दा है, इन्हें मुद्दों को खींचा नहीं जा सकता है। जैसे विशेष प्रावधान यदि आपने दिया स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यदि किसी राज्य में स्वास्थ्य बाल मृत्यु दर ज्यादा हो रही, किसके कारण, कुपोषण के कारण, है ना, और स्वास्थ्य की सुविधाएं कम होती जा रही है, शिक्षा सुविधाएं कम होती जा रही है, तो क्या होता जा रहा है, इसके लिए विशेष रिपोर्ट है, और विशेष रिपोर्ट के ऊपर आपको एक वर्ष के अंतर्गत कार्य करना ही होगा, नहीं तो ये मृत्यु दर क्या होती जाएगी, और बढ़ती जाएगी। ठीक है, इस आधार पर ये कार्य करेंगे। ठीक है, अब देखिए आयोग की प्रक्रिया के बारे में हम देखते हैं, है ना, आयोग की प्रक्रिया के बारे में हम देखते हैं। तो प्रक्रिया निर्धारित कौन करेगा, स्वयं, स्वयं आयोग इस प्रक्रिया को निर्धारित करेगा कि वो किस प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहता है, किस प्रकार की वो प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहता है, वो किसके ऊपर आधारित होगा, स्वयं आयोग के ऊपर ही निर्धारित होगा। दूसरा देखते हैं, आयोग अपने कार्यकाल में ऐसे समय पर जो अध्यक्ष ठीक समझे नियमित रूप से अधिवेशन लाएगा, है ना, अधिवेशन लेके आना नियमित, है ना, जैसे एक वर्ष में 4 बार लेकर आ गए, 2 बार लेकर आ गए, हर मिनिमम हर समय होता है कि मिनिमम दो बार तो होना ही चाहिए, तो 4 बार या 2 बार ऐसे अधिनियम। और स्थान, है ना, महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि स्थान के आधार पर भी हो सकता है, जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहे थे तो उस हिसाब से यदि इनकी बैठक होनी थी तो ये क्या हो सकते, फॉर एग्जाम्पल है बस कि इनकी बैठक होनी है, लेकिन क्या है वहां पर थोड़ा सा अशांति फैली हुई है, तो ये स्थान दूसरी जगह भी हो सकता है ना, किसके आधार पर है, आयोग के अध्यक्ष के आधार पर है ना, वो कर सकता है। अब यदि अधिवेशन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम, अधिवेशन, तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है किसका, बाल संरक्षण का, बाल संरक्षण का महत्वपूर्ण मुद्दा है। ठीक है, तो 3 माह में एक बैठक होनी चाहिए, है ना, 3 माह के अंतर्गत एक बैठक होनी चाहिए, अर्थात क्या हो, 4 बैठक, है ना, 4 बैठक निम्नतम, 4 बैठक क्या हो सकती है, निम्नतम हो सकती है, मतलब कम से कम आपको 4 बैठक तो करनी ही है पूरे वर्ष में, है ना, अभी मैंने बताया था। ठीक है, अब निम्नतम यहाँ पर कितनी दी जाती है, 2 दी जाती है हर उसमें, लेकिन ये बहुत विशेष मुद्दा है, उसके ऊपर कितनी बैठक हो सकती है, 4 बैठकों का प्रावधान यहाँ पर है कि आपको 3 माह के अंतर्गत एक बैठक तो करनी है। ठीक है, अब जो इसके निर्णय है ना, निर्णय के बारे में बात करें, निर्णय किस आधार पर, यदि इसके अंदर 7 सदस्य है ना, तो 7 सदस्य में बहुमत के आधार पर, है ना, बहुमत आधार पर निर्णय लिए जाएंगे कि कितने सदस्य उसके फेवर में, कितने सदस्य उसके फेवर में नहीं है ना, उनसे कारण लिए जाएंगे, और वो अपने सुझाव भी देंगे, है ना, वो अपने क्या देंगे, सुझाव भी प्रस्तुत करेंगे कि ये जो डिसीजन दिया गया है उसके अंदर ये सुझाव किए जाने चाहिए, क्योंकि वो सदस्य है ना, वो इसके अंतर्गत परिवर्तन कर सकते हो, और इसकी रिपोर्ट किसको देंगे, केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार को, कि हमने ये सुझाव भी दिए हैं और हम इसमें सहमत भी है ना, तो इस आधार पर वो क्या करेंगे, निर्णय करेंगे। ठीक है, अब जो है
मत, यदि मत बराबर होते हैं तब क्या होगा, अध्यक्ष मत देगा, है ना। कौन देगा, अध्यक्ष मत देगा जब मत बराबर होते हैं। ये भी एक शक्ति का ही क्षेत्र है। यदि देखो उसमें 7 सदस्य है तो 6 है ना, 6 क्या है, सदस्य है, और कुल सदस्य 7 है, 6 सदस्य और एक अध्यक्ष है। अब यहाँ पर टाई हो जाता है 3 और 3 में, है ना, तो जो अंतिम निर्णय होगा वो किसका होगा, किसी एक के पक्ष में जाएगा। किसका, अध्यक्ष का निर्णय किसी अंतिम पक्ष में जाएगा। ठीक है, अब ये जो अध्यक्ष होगा, है ना, अध्यक्ष की अनुपस्थिति, है ना, अध्यक्ष की अनुपस्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। यदि अध्यक्ष यहां से अनुपस्थित होता है ना, तो यहां पर एक अधिकारी होता है, अनुपस्थिति में पीठासीन अधिकारी निर्णायक मत देगा। एक पीठासीन अधिकारी जो होता है वो जो कार्यवाही का संचालन करता है, तो पीठासीन अधिकारी क्या करेगा, इसका संचालन करेगा, और वहीं पर निर्णायक मत देने का अधिकार भी किसको हो जाएगा, पीठासीन अधिकारी को हो जाएगा, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बस, है ना। बाकी अध्यक्ष है तो कोई बात नहीं, है ना। यदि अध्यक्ष किन्हीं कारणों से आयोग के अधिवेशन में उपस्थित रहने में असमर्थ रहता है, तो उस अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया सदस्य ही पीठासीन अधिकारी होगा। अभी पीठासीन अधिकारी कौन होगा, है ना, यदि अनुपस्थित है, अध्यक्ष क्या है, कौन अनुपस्थित है, अध्यक्ष अनुपस्थित है, तो सदस्य में से, है ना, सदस्य में से 6 में से किसको कर देंगे, एक व्यक्ति को क्या कर देंगे, पीठासीन कर देंगे, है ना, इसको क्या बना देंगे, पीठासीन अधिकारी बना देंगे, और ये अध्यक्ष जैसा कार्य करेगा। और निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होगा, उन्हीं सदस्यों में से एक व्यक्ति को होगा। ठीक है, आयोग की कार्य प्रक्रिया, गणपूर्ति, है ना, आयोग की कार्य प्रक्रिया, है ना, कार्य प्रक्रिया के बारे में बात करें या गणपूर्ति के बारे में बात करें, है ना, आयोग की प्रक्रिया गणपूर्ति आयोग द्वारा केंद्र से मिलकर तय की जाएगी, है ना। और इसके कार्य प्रक्रिया, कार्य संचालन, है ना, ये शुरुआत में ही कौन कर देगा, है ना। सभी चीज निर्धारित करने का कार्य किसके पास है, आयोग के पास ही, लेकिन शुरुआती नियम तो बनाने होंगे। शुरुआती नियम कौन बनाएगा, इसके केंद्र सरकार। कौन बना के देगा, केंद्र सरकार इसके शुरुआती नियमों का प्रतिपादन करेगी, और उस आधार पर यह हमारा आयोग कार्य करेगा। ठीक है, आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय सदस्य सचिव द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे, है ना। सदस्य सचिव कौन होता है, एक प्रशासनिक अधिकारी होता है ना, एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो क्या होता है, यहां पर जितनी भी रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट किसको देगा, सरकार को देगा। रिपोर्ट को किसके पास पहुंचाएगा, सरकार के पास रिपोर्ट को पहुंचाएगा, और सरकार उन रिपोर्टों के आधार पर कार्य करेगी, है ना, क्योंकि एक विशेष आयोग है जो सिर्फ बालकों के लिए कार्य करेगा, और उन रिपोर्ट के आधार पर कार्यक्रम सरकार बढ़ाएगी। 1 वर्ष के अंतर्गत रिपोर्ट देना आवश्यक है। ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि 1 वर्ष में रिपोर्ट के ऊपर पूरी कार्यवाही कर ली जाना आवश्यक है। ठीक है, अब जो सदस्य सचिव है ना, सदस्य सचिव की हमने यहाँ पर बात करी। अब सदस्य सचिव क्या होगा, आयोग के एक प्रमुख अधिकारी होता है ना, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है ना, केंद्र सरकार इसको नियुक्त करेगी, है ना। एक प्रशासनिक अधिकारी होगा, प्रमुख अधिकारी होता है। संयुक्त सचिव या अतिरिक्त सचिव स्तर का अधिकारी होता है, संयुक्त सचिव या अतिरिक्त सचिव स्तर का अधिकारी होता है ना। अब इसके बारे में बात की जाए तो इसे महिला एवं बालक विकास विभाग से जुड़ा होता है ना, और उससे संबंधित इसे जानकारी भी होती है। महिला एवं बाल विकास, है ना, मंत्रालय से जुड़ा हुआ भी होता है। ठीक है, और उससे संबंधित इसको जानकारी भी होती है। ये भी मुख्य पॉइंट है कि ऐसा सचिव को ऐसा ही होना चाहिए, है ना, जिसे महिला बाल विकास के बारे में जानकारी हो और उसी आयोग के लिए वो कार्य करता हो। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्या थी, प्रक्रिया थी, जो कौन निभाता है, हमारा आयोग। ठीक है, सदस्य सचिव के बारे में हमने देख लिया, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है ना। नियुक्ति संयुक्त सचिव या अतिरिक्त सचिव एक अधिकारी, है ना, अधिकारी के रूप में होती है, सामान्यतः महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, आयोग की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आयोग की शक्तियां, हमने इसके पहले महिला आयोग देखा था, महिला आयोग के बारे में बात करती।
महिला आयोग को जो शक्ति प्राप्त है किस चीज की? सिविल न्यायालय की। किसकी? सिविल न्यायालय की जो शक्तियां प्राप्त है, वही शक्तियां किसको प्राप्त होगी? बाल बाल मंत्रालय को, क्या सॉरी बाल मंत्रालय को नहीं, बाल आयोग को भी वो क्या होगी? वही समान रूप से शक्तियां प्राप्त होगी और उसी आधार पर ये कार्य भी करता है। देखिए शक्ति की बात करें तो शक्ति की बात में क्या आ जाती है कि शक्ति में आ जाती है कि वो क्या कर सकते हैं? रिपोर्ट बुलवाना, है ना, कहीं से कोई रिपोर्ट बुलवाना, साक्ष्य साक्ष्य इकट्ठे करना, रिपोर्ट बुलवाना, साक्ष्यों को इकट्ठा करना, ठीक है, सुनवाई करना, गवाही लेना, क्योंकि बाल अपराध के संबंध में ये सब चीजें होती है। तो रिपोर्ट कहीं से बुलवा सकते हैं, किसी भी राज्य से, किसी भी मंत्रालय से, किसी भी सेक्शन से, ठीक है, साक्ष्य भी बुलवा सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं, गवाही गवाही ली जा सकती है किसी भी व्यक्ति की। ये सभी कार्य क्या होती है? ये सभी मुख्य क्या होती है? शक्तियां होती है। ये सभी मुख्य शक्तियां होती है जो किस आधार पर कार्य करती है? इसी आधार पर कार्य करती है जिसमें जैसे महिला आयोग कार्य करता है, ठीक है। पब्लिक रिकॉर्ड को भी मंगवा सकते हैं यहाँ से, गवाहों के गवाही ले सकते हैं, दस्तावेजों की जानकारी कर सकते हैं, किसी कमीशन का गठन कर सकते हैं, किसी कमीशन का गठन करना जिस आधार पर क्या करे? वो जांच करे, है ना, छोटे सा कमीशन की गठन कर सकते हैं, इस आधार पर क्या की जाएगी? जांच की जाएगी, ठीक है। ये सब तो हमारे इससे संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं हम। आयोग के कार्य, आयोग के कार्य महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका, है ना। आयोग के कार्यों के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। अब जब हम किससे बात कर रहे हैं? बालकों से संबंधित बात कर रहे हैं ना, बालक अधिकार से संबंधित हम बात कर रहे हैं, है ना। तो जितने भी कार्य होंगे किस आधार पर किए जाएंगे? बाल अधिकारों के बारे में किए जाएंगे, है ना। ये क नहीं, बाल बाल अधिकारों के संबंध में सभी कार्य किए जाएंगे, है ना। कानूनों की समीक्षा करना, सबसे पहला कानूनों की समीक्षा करना, है ना। जो कानून दिए गए हैं संविधान में या तो और जो कानून बने हैं बच्चों के लिए, है ना, शिक्षा संबंधित अधिकार, स्वास्थ्य संबंधित अधिकार, वो सभी कानूनों की समीक्षा करना, ठीक है। कानूनों की समीक्षा करेगा और जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है ना, उनको रोकना, है ना। फिर बाल अधिकार संबंधित कानूनों को प्रभावी क्रियान्वयन करना, क्या करना? प्रभावी क्रियान्वयन, प्रभावी क्रियान्वयन करेगा, मतलब लागू करना उन सब चीजों को। यदि किसी क्षेत्र में छोटे बच्चों को कार्य करवाया जा रहा है, फैक्ट्री में कार्य करवा रहे हैं, तो उन्हें उनके अधिकारों के बारे में उनके अधिकारों में जागरूक करना और उन्हें क्या करना? उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करेंगे, उन्हें बताएंगे कि आपके अधिकार नहीं, आपका पढ़ना लिखना और बाकी सब ये सब चीजें आपके अधिकार में शामिल है, उनके बारे में बताना, ठीक है। कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन करा, प्रभावी क्रियान्वयन करेंगे तो सभी को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होगी। उसके बाद हम जानते हैं रिपोर्ट, क्या देना? रिपोर्ट देना। रिपोर्ट किसको देगा? केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और केंद्र सरकार 1 वर्ष के अंतर्गत उस रिपोर्ट के आधार पर अपनी कार्यवाहियों का संचालन करेगी, ठीक है। उल्लंघन जो होते हैं, है ना, किसके? बाल अधिकारों के उल्लंघन जो होते हैं, जैसे बच्चों को बंधुआ मजदूरी पर रखना, बच्चों से मजदूरी करवाना, ठीक है, उन्हें उचित शिक्षा प्रदान ना करना, ठीक है, उन्हें बंधक बनाकर रखना, ऐसे सभी कार्यों के उल्लंघन जो भी हो रहा है ना, तो सभी उल्लंघनों की जांच करना, सभी उल्लंघनों की क्या करना? जांच करना और इसकी वापस क्या रिपोर्ट देना? केंद्र सरकार को रिपोर्ट देना, ठीक है। जांच तो करेगा, जांच के साथ में उनकी क्या की जा सकती है? कार्यवाही, कार्यवाही करना, मतलब यदि जो बंधुआ मजदूर है उन्हें छुड़ाना, उन्हें बाल सुधार गृह में डालना, यदि कोई किसी नशे की लत में लग चुके हैं तो उन्हें सुधार गृह में डालना, नशा मुक्ति केंद्र में डालना और बहुत सारी चीजें होती है ना। तो इस आधार पर ये कार्यवाही कर सकता है, क्योंकि उन्हें छुड़ाना भी तो जरूरी है। यदि जांच करके रिपोर्ट दे दी और वो अभी भी वहीं पर भुगत रहे हैं वही सब चीजें, तो मतलब क्या होगा, है ना। तो इन बच्चों को रेस्क्यू करना और एक निश्चित क्षेत्र में लाकर उन्हें सुविधाएं प्रदान की जाएगी, ठीक है। इस क्षेत्र में अनुसंधान, है ना, अनुसंधान की आवश्यकता ये है क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां अलग है। वर्तमान परिस्थिति क्या है? अलग है। पहले की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां थोड़ी सी अलग है। तो वर्तमान परिस्थितियों में किस
आधार पर बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं, किस आधार पर बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं, उस आधार पर यदि अनुसंधान नहीं किया जाएगा तो हम पुराने ही चीजों पे चलते रहेंगे और वो पुरानी चीजें यहाँ पर काम आएगी नहीं आएगी। तो हमें नए विचारों को लेकर चलना है, नए विचार हमारे पास होंगे तो नए विचार आधार पर हम क्या करेंगे, नई योजना बनाएंगे और नई योजना के आधार पर क्या होगा, नए आधार पर हम उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, बाकी सब चीजों के बारे में हम जानकारी निकाल पाएंगे कि उन्हें और अधिक रूप से स्वस्थ और शिक्षित कैसे किया जाए। ठीक है, किस आधार पर उन्हें अच्छे से अच्छा जीवन दिया जाए। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाती है, सबसे महत्वपूर्ण 2 बिंदु बताता हूं मैं, है ना। तो जागरूकता, है ना, सबसे महत्वपूर्ण है जागरूकता। यदि जागरूकता फैली हुई है, यदि जागरूकता वहां पर है तो कोई भी क्या होगा, बाल अधिकार का उल्लंघन करेगा नहीं होगा। लोगों को जागरूकता ही नहीं होती कि कितनी उम्र के बच्चों को रखा जाए, कितनी उम्र के बच्चों को नहीं रखा जाए, है ना, और किस आधार पर उन्हें नौकरी पर रखा जाए और बाकी सब चीजें। तो ये यदि आपको जानकारी नहीं होगी तो अल्टीमेटली वो सब चीजें क्या होगी कि आपकी जागरूकता के, अब आप जागरूक नहीं हैं, आपके खिलाफ केस हो सकता है, आपको सजा हो सकती है, जुर्माना लग सकता है। तो वो सब चीजें जरूरी है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण जगह है किशोर, है ना, किशोर सुधार गृह। यदि जो छोटे बच्चे होते हैं और वो अपराध कर देते हैं, जैसे 12-15 साल के हैं, है ना, 12-15 साल के हैं, है ना, और उन्होंने आवेश में आकर उन्होंने किसी का कत्ल कर दिया या तो जहर दे दिया या फिर किसी को मार दिया या फिर अनजाने में उनसे अपराध हो गया और अपराध उन्हीं से हुआ है ना, तो उनकी मानसिकता को परिवर्तित करने के लिए बाल सुधार गृह में उन्हें डाला जाता है। लेकिन क्या हो जाता है, ये बाल सुधार गृह में बच्चे सुधरते नहीं, बिगड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। बिगड़ना इन द सेंस क्या हो जाता है, यदि एक है, एक से भले 2 हो जाते हैं, 2 से भले 3 हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर ग्रुप बन जाता है। तो इनका ही ध्यान रखना कि जो इसमें क्या है, शातिर अपराधी है ना, जो इसके पहले शातिर अपराधी बच्चे उन्हें अलग रखना, है ना, और जो सामान्य अपराध के लिए वहां पर आए हैं कुछ समय के लिए, 2 या 3 सालों के लिए, है ना, तो सुधार गृह में आए तो उनको सुधारा जाए और उनकी मानसिकता में परिवर्तन लाया जाए कि वो आगे जाकर सीधे सीधे क्रिमिनल ना बन जाए, है ना। तो उनकी मानसिकता परिवर्तन कि हाँ, तुमसे जो भी चीज कृत्य हुआ वो गलत था और उन्हें क्या कर दिया है, सुधार कर एक नए जीवन की शुरुआत की जाए। तो ये सब प्रावधान इसमें किए जाना बहुत आवश्यक है ना। जब ये प्रावधान यहाँ पर किए जाएंगे तो ही हम क्या कर सकते हैं, भारत में इन चीजों के लिए सुधार ला सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख कार्य थे जो किसके द्वारा किए जाते हैं, बाल आयोग द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बाल आयोग थे। एक और छोटी सी चीज हम यहाँ पर देख लेते हैं, है ना, हमने वो तो बता ही दिया था, शांता सिन्हा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद एक और बार इस समान कार्यकाल के लिए दूसरी बार अध्यक्ष तो यही थे, दूसरी बार भी ये चुने गए। ठीक है, और जो वर्तमान है, इसकी बात करें, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में है हमारे प्रियंक कानूनगो, ये हमारे क्या है, वर्तमान इसके अध्यक्ष है ना। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आयोग खत्म हो जाता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो 2005 में लागू किया गया था, ये प्रमुख है ना। इन आयोग से पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो बने रहिए बीबीजी एजुकेशनल हब के साथ और हम पूरे आयोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।